नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सुबह 11 बजे यूपी कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री परिषद की भी होगी अहम बैठक। आपको बता दें कि विभिन्न मामलों के साथ पौधारोपण को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। ईएसएससी के गठन के प्रस्ताव पर भी यहां पर चर्चा हो सकती है और कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगती भी इस बैठक के दौरान नजर आने वाली है। तो यूपी कैबिनेट की ये विशेष बैठक है और आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है, जो कि बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। एसके, ये बेहद और खास महत्वपूर्ण बैठक है। कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको आज मंजूरी मिल सकती है और ऐसे कौन से प्रस्ताव जिस पर आज चर्चा होगी? बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक अब से थोड़ी देर बाद लोक भवन में होगी, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। उत्तर प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। अगर हम कहें करीब 1.5 दर्जन प्रस्ताव हैं जिन पर यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर प्रस्ताव आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। दूसरा बड़ा प्रस्ताव है जो अधिशासी अभियंता हैं उनके प्रमोशन की जो अभी तक अधिवर्तता है वो 25 साल है, उसको घटाकर कम करने से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। मतलब सीधे तौर पर जल्द से जल्द ये आगे बढ़ाया जाए, मतलब उनका प्रमोशन किया जाए, उससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। साथ ही साथ जो एनटीपीसी की तापीय परियोजनाएं हैं उनको बढ़ाने से जुड़ा हुआ प्रस्ताव उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में है। साथ ही साथ में हाथरस और उसके अलावा मथुरा 2 ऐसे जिले हैं जहां जिला जेल बनाने से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। तो इस तरीके से पर्यटन विभाग भी है जिसके कई प्रस्ताव हैं। उसके अलावा नगर निगम का गृहकर बढ़ाया जाना है, उससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है ताकि प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों की जो वित्तीय स्थिति है उसको सुधारा जाए। उसके लिए कर और करेत्तर राजस्व में वृद्धि के लिए जो गृहकर है उसको बढ़ाने से जुड़ा हुआ प्रस्ताव आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। तो ये वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। अगर इन प्रस्तावों पर मुहर लगती है तो आज से ही इनका इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, अपने आप में ये बैठक बेहद खास होगी क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और लोकसभा चुनाव 2024 भी है। लेकिन जिस तरीके से जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी है उससे पहले हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जरूर बैठक की थी और तमाम तरीके के निर्देश दिए गए थे। क्या इस मुद्दे को भी इस कैबिनेट की बैठक में उठाया जा सकता है और अहम प्रस्ताव इसको लेकर भी आ सकता है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे से है, लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे ही कैबिनेट बैठक खत्म होगी मंत्रिपरिषद की बैठक है। मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री, सभी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इस बैठक में शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं जो लगातार चल रहे हैं, चाहे वो सिंचाई को लेकर हो या बाढ़ परियोजनाओं को लेकर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देशित किया था कि समय से पूर्व अपने काम को पूरा कर लें। 30 जून तक अंतिम तिथि थी कि जिन जिन जिलों में बाढ़ आती है, खास तौर पर 24 जिले जो संवेदनशील या अति संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं, उन जिलों में व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। उसके अलावा जो अब बाढ़ को लेकर तैयारियां हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कल ही अफसरों को निर्देशित किया है, जिसमें चाहे वो बाढ़ चौकियां बनाने को लेकर हो, राहत शिविरों को लेकर हो, या उसके अलावा जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए गए हैं। तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मंत्री हैं उनके साथ चर्चा करेंगे, खास तौर पर उन मंत्रियों से जो मंत्री उन 24 जिलों से आते हैं जहां पर बाढ़ लगातार कहीं न कहीं नुकसान पहले भी करती रही है। उनकी तैयारियों को लेकर भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर 2024 से पहले क्या रणनीति होगी, कैसे इन चीजों को जो उत्तर प्रदेश सरकार योजनाएं चला रही है उनका लाभार्थियों को जो लाभ मिला है वो चीजें कैसे लोगों तक पहुंचे, तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे। हालांकि पहले कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक खत्म होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। तो यह महत्वपूर्ण बैठक है जो कि कैबिनेट बैठक के बाद होगी, जिसमें उन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी जो कहीं न कहीं इस समय के लिए जरूरी है। बिल्कुल, और पौधारोपण को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी जो कि अपने आप में बेहद खास रहेगा।
बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा इसके, क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 2024 से पहले ट्रेड जो भी ट्रेंड कार्यकर्ता हैं उनकी फौज को तैयार किया जाएगा। बीजेपी के द्वारा ये फौज जो है वो तैयार होगी। पंचायत और निकाय चुनाव के प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग की तैयारी यहां पर है। जल्दी ही सभी प्रतिनिधियों की यहां पर ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रतिनिधियों को 2024 के चुनाव के पहले तैयार किया जाएगा। शुरुआत 31 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्षों की ट्रेनिंग से होगी। हरियाणा में जिला पंचायत अध्यक्षों की शुरू हो रही है ट्रेनिंग। वहीं आपको बता दें कि मेयर, नगर पालिका अध्यक्षों और पार्षदों की ट्रेनिंग वाराणसी में होगी। 1000 से ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग दिलाकर चुनाव में उतारने की यहां पर पूरी तरीके से तैयारियों में बीजेपी है। तो यहां बीजेपी का मिशन 2024 है और इसको देखते हुए प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग कर तैयार किया जाएगा। एसके हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसके, कितना महत्वपूर्ण ये है क्योंकि तमाम प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, तैयार किया जाएगा लोकसभा चुनाव 2024 से पहले। बिल्कुल, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हर अपने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं या उसके अलावा जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको लगातार कहीं ना कहीं इस रणनीति के तहत मैदान में उतरने की सलाह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा रही है ताकि 2024 में बेहतर परफॉर्म किया जा सके। खासतौर पर वो मुद्दे जो विपक्ष लगातार उठा रहा है उन मुद्दों के जवाब स्थानीय स्तर पर कैसे दिए जाएं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी पदाधिकारियों, साथ ही साथ जो नगरीय निकाय के पदाधिकारी हैं जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उसके अलावा मेयर हैं, साथ ही साथ जो पार्षदों के जो पार्षद हैं, उसके अलावा नगर पालिकाओं के जो चेयरमैन हैं, उन सभी की ट्रेनिंग होनी है। हालांकि इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी पहले जिला पंचायत अध्यक्षों से करने जा रही है जिनकी ट्रेनिंग हरियाणा में 31 अगस्त से शुरू होगी। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी उन जिला पंचायत अध्यक्षों को इसमें आमंत्रित कर रही है जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर आए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने जिले में माहौल तैयार करें, खासतौर पर उन चीजों को जो कि क्षेत्र की जरूरतें हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में गई थी उनको तेजी के साथ पूरा किया जाए, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में अगर बेहतर परफॉर्म होगा तो सीधे तौर पर इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी ट्रेनिंग कराने जा रही है। जहां 31 अगस्त को हरियाणा में जिला पंचायत अध्यक्षों की ट्रेनिंग है, वहीं अगले बार जो मेयर होंगे, पार्षद होंगे, उसके अलावा पालिका और नगर पंचायतों के जो चेयरमैन होंगे उनकी ट्रेनिंग वाराणसी में कराई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस ट्रेनिंग के जरिए अपने जो पदाधिकारी हैं उनको रणनीति बताएगी कि किस तरीके से वो लोगों के बीच जाएं, कैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को बताएं, नगरीय निकायों के लिए किस तरीके से सरकार काम कर रही, कैसे बजट दे रही, किन किन चीजों को इस दौरान बेहतर किया गया है, इन सारी चीजों की जानकारी दे। खासतौर पर वो सवाल जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं उनके जवाब जिला स्तर पर लोगों को दिए जाएं ताकि लोगों को यह पता चले कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। वो मुद्दे जिनको लेकर जनता की खासी नाराजगी है उस नाराजगी को संवाद के जरिए दूर किया जाए। इन बहुत सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने पदाधिकारियों की ट्रेनिंग कराने जा रही है। तो निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण जो ट्रेनिंग है वो भारतीय जनता पार्टी कराएगी। उसके बाद 2024 के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश होगी। बिल्कुल, ट्रेंड कार्यकर्ताओं की फौज यहां पर बीजेपी के द्वारा बनाया जाएगी। हालांकि 1000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग यहां पर दी जाएगी एसके, और ये अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण निर्णय बीजेपी के लिए हो जाता है क्योंकि यहां पर लक्ष्य यूपी में भी अगर यूपी की अगर बात की जाए तो लक्ष्य छोटा नहीं है। 80 लोकसभा सीटें यूपी में है और 80 की 80 जीतनी है। कितना महत्वपूर्ण इस ट्रेनिंग को माना जाए और कितना महत्वपूर्ण बीजेपी जो ये लक्ष्य लेकर चल रही है उसको माना जाए? बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों में जिनकी संख्या 760 है उनके मैदान में उतरी थी और 14,000 से ज्यादा पद हैं। हालांकि कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी है, लेकिन अब कोशिश यही है कि इन 14,000 पदों में से जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर आए हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनको रणनीति बताई जाए, उस रणनीति के तहत वो मैदान में उतरे। इन सारी चीजों की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कोशिश भी यही है
है कि विपक्ष को जवाब बूथ स्तर तक दिया जाए। तो निश्चित तौर पर चूंकि एक बड़ी संख्या जो 760 नगरीय निकायों से आते हैं उन पदाधिकारियों की है, और सीधे तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी उनको एक रणनीति के तहत ट्रेन करती है तो इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो लक्ष्य है उसको हासिल भी करना है, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है कि जनता तक पहुंचा जाए, उनके घर तक पहुंचा जाए, उनके द्वार पर जाकर योजनाओं को बताया जाए इसके, और इसलिए बेहद खास और महत्वपूर्ण भी ये हो जाता है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो इसी बीच आगे बढ़ते हैं, और यूपी में कई सांसदों का टिकट काट सकती है बीजेपी, ये जानकारी है। 20 से 30% सांसदों का कट सकता है टिकट। आपको बता दें कि 75 साल से अधिक उम्र के चलते कई सांसदों के यहां पर टिकट जो है वो काटे जा सकते हैं। योगी सरकार के कुछ मंत्रियों और पार्टियों के विधायकों को चुनाव लड़ाने की तैयारी है। मिशन 2024 में कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में यहां बीजेपी नजर नहीं आ रही है। यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य यहां पर बीजेपी लेकर चल रही है, और यही खास वजह है कि यहां पर पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर यहां पर बीजेपी नजर आ रही है। एसके हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसके, 75 साल से अधिक उम्र के ऐसे सांसद जिनके टिकट कट सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए पूरी तरीके से अपने कील कांटों को दुरुस्त करने में लग गई है। 20 से 30 ऐसी संख्या है सांसदों की जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान में उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, उनके टिकट कट सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पहले ही इंटरनल सर्वे भी करा चुकी है। सर्वे में यह देख चुकी है कि कौन सांसद जनता के बीच लोकप्रिय है, किन सांसदों ने जो सरकार की नीतियां हैं उन पर काम किया है, जो क्षेत्र की जरूरतें थी उनको पूरा किया है, लोगों के बीच में उनकी स्वीकार्यता है, साथ ही साथ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण में भी फिट बैठ रहे हैं। तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने सांसदों का इंटरनल सर्वे करा चुकी है। हालांकि बीजेपी ने अभी हाल में ही महाजनसंपर्क अभियान चलाया था, जिसमें सांसदों से लेकर विधायकों तक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें अपनी जो 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां रही हैं उनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लोगों के बीच जाना था, उनसे संवाद करना था, जो परियोजनाएं चल रही उनका स्थलीय निरीक्षण करना था, और कोशिश करनी थी कि तेजी के साथ उनको पूरा किया जाए। तो ये बहुत सारे अभियान भारतीय जनता पार्टी चला चुकी है। चूंकि अब 2024 को लेकर बीजेपी को पता है कि वो 2 कार्यकाल पूरे कर चुकी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, और लगातार विपक्ष भी कहीं न कहीं एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहा है। यही एक वजह है कि इस बार ऐसे सांसदों का टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है जो कि बीजेपी की इस पूरी रणनीति में फिट नहीं बैठ रहे हैं। खास तौर पर वो सांसद जो कि 75 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। चूंकि लगातार बीजेपी की तरफ से इस तरीके का नियम बहुत पहले से बनाया गया था कि जो 75 साल के सांसद हो चुके हैं या नेता हो चुके हैं उनको कहीं न कहीं मार्गदर्शन मंडल में भेजा जाए। हालांकि इस बार भी कोशिश यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे सांसदों, लेकिन इसके लिए भी बीजेपी के लिए चुनौती रहने वाली है, क्योंकि तमाम ऐसे सांसद जिनके अगर टिकट कटते हैं या तो वो बगावती तेवर दिखाकर दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं या निर्दलीय होकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में चुनौती तो बीजेपी के लिए भी इस बार रहने वाली है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम 2019 के चुनाव को देखें तो उस समय बसपा के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। हालांकि उस दौरान भी बीजेपी बड़े पैमाने पर अपने सांसदों के टिकट काटने वाली थी, उनके सीटें बदलने वाली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन के चलते बीजेपी ने बहुत ज्यादा सांसदों के टिकट नहीं काटे थे। और इस बार भी बीजेपी कहीं न कहीं एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है। और इंटरनल सर्वे कहीं न कहीं इन सारी चीजों के लिए ही कराया गया है कि जब किसी सांसद का टिकट कटे तो वहां पर उसकी क्षेत्र में स्थिति क्या है, लोगों के बीच स्वीकार्यता क्या है, क्या वास्तव में उसने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन अपने क्षेत्र में कराया है, या जिन वायदों को करके भारतीय जनता पार्टी उस सीट को जीती थी उनको वास्तव में पूरा किया भी है या नहीं। तो इन बहुत सारी चीजों पर सर्वे पहले ही हो चुका है, और बीजेपी की कोशिश भी यही होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री या ऐसे चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में वो सीट जीत कर डाल सकते हो जिसका टिकट बीजेपी काट रही है। तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर लगातार पार्टी में मंथन चल रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक
तक की जो पार्टी पदाधिकारियों की फौज है वो लगातार इन सारी विषयों को लेकर विश्लेषण कर रही है और कोशिश भी यही है कि ऐसे सांसदों को टिकट दिया जाए जो भारतीय जनता पार्टी को सीट जीत कर दे सकते हो, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी शामिल हैं जिनको उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से इस बार सांसद के तौर पर प्रत्याशी बनाने की रिकमेंडेशन केंद्र को भेजी जा सकती है। हालांकि देखना यह होगा कि किस तरीके से ये सांसदों के टिकट कटते हैं और किन किन को सांसदी के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से रिकमेंड करती है। हालांकि कोशिश यही होगी कि ऐसे प्रत्याशी उतारे जाएं जो भारतीय जनता पार्टी को सीट जीत कर दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल देखना होगा कि क्या होता है, बीजेपी की रणनीति किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया एसके हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। महिला अपराधों के निस्तारण में देश में दूसरे स्थान पर यूपी है। बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के मामले के निस्तारण में देश में दूसरे स्थान पर यूपी है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए। 6 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक 97.80% मामलों को निस्तारित किया गया है। महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित अपराध के लंबित मामलों के निस्तारण में दूसरे स्थान पर यूपी पहुंच गया है। तो यूपी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, यहां पर दूसरा स्थान प्राप्त किया गया है। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए जो प्रयास कर रहे हैं लगातार और जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी का ही ये एक नतीजा है। संदीप हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संदीप, महिला अपराधों के लिए जिस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है और उसी का ही ये परिणाम है कि दूसरे स्थान पर यूपी निस्तारण के मामले में पहुंच चुका है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश आज पूरे देश में दूसरे स्थान पे है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको 1 नंबर पर लाना चाहते हैं, यानी कि पूरी तरीके से निस्तारण करना चाहते हैं। जिस तरीके से बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के मामले लगातार बढ़ते चले गए, जिसको लेकर के लगातार अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जब बैठक की, उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि किस तरीके से महिला अपराध और महिला को लेकर के जिस तरीके से लगातार कानून व्यवस्था को सख्ती बरती जाएगी। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले देश में सबसे बड़ा अच्छा राज्य बने, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले महिला कानून को लेकर के सख्ती दिखाई थी। इसी तर्ज पे अगर बात की जाए तो लगातार दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, जिसमें 97.80% जो है मामले निस्तारित किए गए हैं और महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित अपराध के लंबित मामलों के निस्तारण भी यूपी में देश में दूसरे स्थान प्राप्त हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर गृह विभाग के प्रयासों की जानकारी ली थी और इसके साथ ही साथ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया था कि मामलों के निस्तारण में पहले स्थान से कुछ थोड़ा सा हट करके आई चीजें मिली हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पे ये कहना होगा कि उत्तर प्रदेश जब तक नंबर 1 नहीं बनता है तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो उत्तर प्रदेश को महिला मामले को लेकर के निस्तारण में उत्तर 1 नंबर पे लाना है, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर जो है प्रयास करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और यही खास वजह है कि दूसरे स्थान पर यूपी पहुंच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां लेवाना स्वीट्स होटल पर बुलडोजर चलेगा। शासन ने खारिज की लेवाना होटल की याचिका। लेवाना होटल को ध्वस्त करने का रास्ता अब साफ हो गया है। लेवाना होटल के ध्वस्त करने का एलडीए का आदेश सही है। सचिव ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया है। लेवाना होटल में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। कार्यालय बनने के बाद नक्शा कराया गया था पास और अब यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, अश्विनी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। अश्विनी, यहां पर बड़ा फैसला लिया गया है। लेवाना होटल में आग लगने के चलते 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई यहां की जाएगी, बुलडोजर चलाया जाएगा। बिल्कुल, पिछले साल 5 सितंबर 2022 को लेवाना होटल में आग लगी थी, जिसके बाद उसमें हादसे में जो हुआ था उसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। निश्चित तौर पर उसके बाद जांच का दौर शुरू होता है। एलडीए जांच करता, जांच में सामने आता है कि जो लेवाना होटल बनाया गया था उसमें कहीं ना कहीं भारी अनियमितता थी, भारी घपला किया गया था, क्योंकि पहले नक्शा पास कराया गया था, उसके बाद उसको ऑफिस के लिए नक्शा पास हुआ था, उसके बाद उसको आवासीय नक्शा करा करके उसके बाद 6 महीने के अंदर वहाँ पर होटल खड़ा कर दिया गया था। निश्चित तौर पर इसके बाद
एलडीए ने सिफारिश की थी कि लेवाना होटल को ध्वस्तीकरण किया जाए, उसको ध्वस्त किया जाए। उसके बाद लेवाना होटल स्वीट्स के जो मालिकान हैं वो उन्होंने शासन में गुहार लगाई थी। उसमें शासन में कहा था कि जो नक्शा कैंसिल किया गया है एलडीए की ओर से उसको रोका जाए, साथ ही साथ आगे की जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो ना की जाए। लेकिन जो है आवास विभाग जो है उत्तर प्रदेश का उसने भी जांच की, उसमें भी पाया गया कि जो एलडीए ने कार्रवाई की थी वो सही थी और अब कहीं ना कहीं जो लेवाना के ध्वस्तीकरण का रास्ता वो साफ हो चुका है और कभी भी लेवाना पर कार्रवाई हो सकती है। निश्चित तौर पर जिस दौरान रास्ता हुआ था उस दौरान कहीं ना कहीं इसमें कई विभाग जिम्मेदार हुए थे, हालांकि 5 विभागों के अधिकारियों पर इस पर कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब तुरंत ही जांच पूरी हो गई थी तो इतना लंबा समय क्यों दिया गया, क्योंकि लमसम 1 साल का समय हो गया। 1 साल के समय के बाद भी अभी तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ना होने से कहीं ना कहीं वो तमाम लोग इस समय उनके हौसले बुलंद हैं जो अवैध निर्माण करा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो अवैध तरीके से होटल्स अस्पताल चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके हौसले बुलंद है। क्योंकि देखा गया था इससे पहले भी बिल्कुल, और वो उनको ये संदेश दिया जाएगा कि अगर इस तरीके से उनकी तरफ से भी नियमों को ताक पर रखा गया तो ये कार्रवाई उनके साथ भी की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। गाजियाबाद से खबर है, विदेश मंत्रालय का कर्मचारी गिरफ्तार हो गया है। गोपनीय दस्तावेज पाक एजेंट को भेजने का आरोप है। विदेश मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज पाक को भेजता था, ये जानकारी मिल रही है। G20 समिट से संबंधित दस्तावेज पाक को भेजता था आरोपी ये कर्मचारी। आपको बता दें कि इसका जो नाम है वो प्रवीण पाल है, अब जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अंजलि नाम की युवती को ये दस्तावेज भेजा करता था। अंजलि नाम की युवती पाकिस्तानी एजेंट निकली। अब यहां पर विदेश मंत्रालय में जासूसी से कंप मच गया। यात्राम हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। यात्राम, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से पुलिस को इस बारे में पता चला, एजेंट के बारे में? देखिए, गाजियाबाद से एक प्रवीण पाल है जो कि विदेश मंत्रालय कर्मचारी हैं और वहां पर काम करते हैं। कुछ ही समय पहले इनकी जो दोस्ती है, अंजलि नाम की जो युवती है से हुई और लगातार वो अंजलि नाम की युवती है उससे बात भी करता था और धीरे धीरे ये दोस्ती बढ़ी और साथ ही जो पुलिस ने प्रवीण पाल को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि G20 समिट से जो संबंधित जो दस्तावेज है, जो फोटोग्राफ्स हैं, वीडियो है, वो तमाम जो चीजें हैं वो उसने अंजलि की जो युवती है उसको भेजता था। लेकिन जो पुलिस की जांच है उसमें इस बात की पता चला है जांच में कि वो पाकिस्तानी एजेंट है और वो अपना नाम बदलकर इस युवा, ठीक है, और अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और हालांकि गिरफ्तारी के बाद अब देखना होगा कि और कौन कौन से बड़े खुलासे इस दौरान किए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यात्राम आपका, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी हम तक साझा की। गाजियाबाद से खबर आपको बताते हैं, बस और कार की जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह एक्सीडेंट हुआ है। एक ही परिवार के थे सभी मृतक, ये जानकारी मिल रही है। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है जो कि आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी यहां पर व्यक्त की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही साथ घायलों का समुचित उपचार कराया जाए, इसके निर्देश भी यहां पर दे दिए गए हैं। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।